हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीवन डूइंग? कैसे हैं आप सब? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग गुड, कीपिंग सेफ एंड preparing really very hard for your upcoming examinations. All the very best to all of you, no matter whether you are giving the June attempt or December. A very best of luck to all of you. I hope that all of you get closer to your dreams as soon as possible and have the tag of CMAs in front of your names very soon. वेलकम टू टुडेज रिवीजन सेशन एंड आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं आपका सीएमए फाइनल्स ग्रुप 4 पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का आपका चैप्टर नंबर 4 विच इज ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें हम कैस 1 से लेके कैस 6 तक ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने वो वाले कैस की वीडियोस नहीं देखी है देन वो सब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, डू वॉच देम as well. And आज का सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं कैस 7 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 विच इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय कॉस्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय कॉस्ट किसे कहते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट की क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, क्या क्या चीजें एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं, क्या एक्सक्लूड होती हैं, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका क्या प्रेजेंटेशन है, क्या डिस्क्लोजर है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड यस, दिस चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। येट अगेन स्टार्टिंग के मैंने आपको बताया था कि 10 to 11 स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं आउट ऑफ द 24, स्टार्टिंग के 11 आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में कहीं ना कहीं से आता ही है। ये वाला जो कैस है कैस 7 एंड जो आपका कैस 6 था दैट वाज अबाउट मटेरियल कॉस्ट। इन दोनों में से क्वेश्चंस ऑल्टरनेटिवली हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं एंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों साथ में भी पूछे जाए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। एंड अभी हम आपके मॉड्यूल का भी क्वेश्चन देखेंगे, एक जो पीछे दिया हुआ है आपकी न्यू स्टडी मटेरियल का, एंड देन एक दो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि ये रिवीजन वीडियो के साथ साथ आपको हर चीज़ जो है इजीली समझ में आए एंड आप इजीली हर चीज़ को ग्रैब कर पाओ, ये देख पाओ कि किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। Strictly all the notes are as per your new study material, the syllabus 2022। पहले ये पेपर नंबर 19 था, अभी पेपर नंबर 17 हो गया, तो उसी के हिसाब से सारे के सारे आपके न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही सारे नोट्स हैं। जब भी बच्चे व्हाट्सएप करते हैं ये क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि मैम क्या ये न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से है, तो येस, ये आपके न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही सारे नोट्स कंसाइज वे में बनाए गए हैं, बहुत ही प्रिसाइज टू द पॉइंट कि आपको हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली आपके रीडेबल फॉर्म में हो एंड इतनी शॉर्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट हो कि आपको पूरा का पूरा अपना चैप्टर रिवाइज करने में, पूरा अपना कोर्स रिवाइज करने में एग्जाम से एक दिन पहले भी कोई भी दिक्कत ना हो, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन विच इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय कॉस्ट। सबसे पहले तो एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है? इन जनरल जितने भी कॉस्ट है in relation to the benefits and anything and everything that you are providing to the employees that are working in an organization in return for the services that they are rendering। जो एम्प्लॉय आपके ऑफिस में काम कर रहा है वो अपनी कुछ सर्विसेज आपको दे रहा है, जब आपके यहाँ काम कर रहा है तो वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए जो भी आप कॉम्पनसेशन उसे पे करते हैं, बी इट इन मॉनेटरी टर्म्स और बी इट इन सम बेनिफिशियल टर्म्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिशियल टर्म्स, हर चीज जो भी आप उसको उसकी सर्विस रेंडर करने के अगेंस्ट में दे रहे हो वो सब चीजें एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आती हैं। हमने अपने कैस 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में किया था कि हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम अपने सब चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, अपनी पूरी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं एज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारा था डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है दैट इज बेसिकली एम्प्लॉय कॉस्ट जो हम बात कर रहे हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट कौन सी होगी? सेम वही चीज जो कि विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ कॉस्ट सेंटर इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे, वो आपकी होती है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। एंड वो कॉस्ट विच कैनॉट बी traced on a particular cost object in the most economically feasible way, that is your indirect labor cost। labor cost, employee cost, one and the same thing। और employee cost के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अब employees भी काफी सारे तरीकों के होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ होते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम लोग कहीं पे जॉब करेंगे, कुछ करते हैं तो हम क्या उठाते हैं? सैलरीज उठाते हैं। कोई भी ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, कोई भी है, सैलरीज उठाते हैं विच मीन्स पर मंथ के बेसिस पे आपको मिलती है। देन हमारे पास कुछ वेजेस भी होते हैं, टर्म होता है वेजेस, वेज वर्कर्स। वो क्या होता है? जो पर डे के हिसाब से लेते हैं, हम पर मंथ के हिसाब से लेते हैं तो वो सैलरी कहलाती है। जो पर डे के हिसाब से, दिहाड़ी सिस्टम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होता है आपका? पर डे सिस्टम, तो वो वेज रेट सिस्टम होता है। कुछ स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं,
जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, या फिर अगर हम स्किल की भी बात करें तो जिनके पास कोई अच्छी स्किल है जिसके लिए वो एम्प्लॉय करे जा रहे हैं, तो वो स्किल्ड वर्कर्स। पर जो एक नॉर्मली एक छोटे लेवल के या फिर अनस्किल्ड वाले काम करने के लिए आए हैं, वो अनस्किल्ड वर्कर्स हो गए। कुछ आपके टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ आपके परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट में एम्प्लॉयज जो हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि इतने टर्म पीरियड के लिए हमने उन्हें हायर किया है, उनको सैलरी भी हम दे रहे हैं, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हमारी है, हर चीज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। पर जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं, उनको सैलरी उनका कॉन्ट्रैक्टर देता है, वो सिर्फ हमारे यहाँ उनका कॉन्ट्रैक्टर उसे यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहा है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर हम बीच में मीडिएटर बना हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी तरफ से एम्प्लॉयज दे रहा है, सैलरी भी उनको वही देते हैं, आपने देखा होगा, तो वो चीज आपके एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर कोई एम्प्लॉय आया है तो येस इट इज इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉय कॉस्ट, पर जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज है वो वाले इंक्लूड नहीं होंगे। चलिए, हमें पता है कि हर कैस के अंदर 9 पॉइंट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, स्कोप, डेफिनेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर्स एंड एवरीथिंग। तो जो जो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें यहाँ पे दी गई है। चलिए अब एक बार नोट्स में से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको यहाँ पे दी हुई है कुछ डेफिनेशंस। सारी डेफिनेशंस तो मैंने नहीं यहाँ पे ली, जितनी ली है एक बार वो देखते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले है एबनॉर्मल कॉस्ट। ये डेफिनेशन हम इतनी बार कर चुके हैं। एनी एबनॉर्मल कॉस्ट इज एनी अनयूजुअल और एटिपिकल कॉस्ट जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में इंकर नहीं होती। एबनॉर्मल सिचुएशंस में ये इंकर होती है और ये एबनॉर्मल, अनयूजुअल या फिर एटिपिकल कॉस्ट है। एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये हम अपने दूसरे कैस में भी कर चुके हैं। कैस 2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का जो था, वहां पे भी हम कर चुके हैं कि कोई भी इस तरीके का टाइम जो कि इरेगुलर है, एबनॉर्मल रीजंस की वजह से जो भी टाइम खाली जा रहा है वो होगा आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम। जैसे स्ट्राइक की वजह से टाइम खाली चला गया, एबनॉर्मल रीजन है, उसकी वजह से खाली चला गया टाइम। कोई एक्सीडेंट हो गया उस वजह से, तो एबनॉर्मल रीजन है ये सब। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, हमारे जनरल मैनेजमेंट के सारे एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर भी हम सारी की सारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर देते हैं, जिसके लिए हम कॉस्ट असरटेन कर रहे हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, वही जिसको आप डायरेक्टली असरटेन कर पाओ इन दी जिसको आप ट्रेस कर पाओ टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर इन द मोस्ट इकोनॉमिकली फिजिबल वे। ठीक है, वही हमने जो कैस 1 में ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एज पर हम कॉस्ट को काफी सारे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। कैस 1 में आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस कैस में से भी थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह पुट अप होते हैं। एंड उसमें से आपके एबनॉर्मल कॉस्ट हमने पढ़ा था, वहीं से कि एबनॉर्मल कॉस्ट जितनी होती है वो सब एक्सक्लूड होती है, तो वहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। तो एक बार वो कैस जरूर देख लेंगे, क्योंकि वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 10 या 11 तक तो सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे ही कैस अच्छे से करके जाने हैं, एटलीस्ट टिल 10 और 11। उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड कुछ चीजें हैं जो हमेशा ही हर स्टैंडर्ड में सेम रहती है। तो हमने कैस 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में व्हेन वी क्लासिफाई द कॉस्ट, तो हमारे पास डिफरेंट बेसिस होते हैं जिसपे हम क्लासिफाई करते हैं अपनी कॉस्ट को। तो एक बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से इफ इट कैन बी ट्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल वे, तो वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। उसी के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये डायरेक्ट लेबर की बात हो रही है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कोई भी खर्चे जो भी हम करते हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराने के, वो सारे के सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होती है, पढ़ते हैं एक बार। कोई भी कॉस्ट पेड मतलब ऑलरेडी इंकर हो चुकी है, या पेबल मतलब फ्यूचर की कॉस्ट है। कोई भी कॉस्ट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, करंट की है, या फिर आप पे करोगे, पेबल है, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, किसी भी फॉर्म में आप पे कर रहे हो। कैश में पे कर रहे हो मतलब कि सैलरी वगैरह दे रहे हो, मॉनेटरी टर्म्स में पे कर रहे हो, या फिर कोई बेनिफिट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हो। तो हर टाइप की कंसिडरेशन जितनी भी आप प्रोवाइड करते हो एम्प्लॉयज को, फॉर किसके, इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड बाय एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज ने जो सर्विस रेंडर करी है अपने एम्प्लॉयमेंट में, भली वो टेम्पररी हो, पार्ट टाइम हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। देखो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज यहाँ पे इंक्लूडेड है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज वो हो गए जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए हमने रखा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, तो उनकी कॉस्ट भी हम एम्प्लॉय कॉस्ट में कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड
नहीं करेंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के बारे में दिया है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज इंक्लूड एम्प्लॉयज दैट आर डायरेक्टली इंगेज बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली उनको इंगेज किया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बट डज नॉट इंक्लूड नहीं करते। किसको इंक्लूड नहीं करते? एम्प्लॉयज ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्टर इंगेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे आया है तो उसको आप इंक्लूड नहीं करते। ठीक, तो जब वो एम्प्लॉय कॉस्ट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है तो यस, जब वो कॉस्ट हम कंप्यूट करेंगे प्रैक्टिकली उस पर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देन कॉम्पनसेशन जो हम पे करते हैं एम्प्लॉयज को पास्ट पीरियड के लिए ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट और कोर्ट ऑर्डर्स शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का वो सारे के सारा कॉस्ट पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी कोर्ट ऑर्डर डिस्प्यूट का पास्ट पीरियड का हम जो पे करते हैं वो इंक्लूड नहीं करते। कोई भी शॉर्ट प्रोविजन है ऑफ प्रायर पीरियड वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट करंट पीरियड में नहीं बनेगा। देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड इन कैश और काइंड। कैश और काइंड दोनों में जो आप पे करते हो वो सब का सब इंक्लूड होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट में देखो, सैलरीज, वेजेस, कोई भी बोनस हमने दे दिया, पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर दिया, एम्प्लॉय वेलफेयर है, कोई भी अदर बेनिफिट्स है, सारे के सारे ये तो आ गए पेड में कि ये चीजें हम पे कर रहे हैं। ठीक, जो जो चीजें हम पे करते हैं। अब हमने एक वर्ड पढ़ा था पेबल। पेबल मतलब फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम एम्प्लॉय को क्या पे कर सकते हैं? हम फ्यूचर में कोई आपको वीआरएस पे कर सकते हैं, ग्रेचुटी पे कर सकते हैं, तो वो सब चीजें भी इंक्लूड होती हैं। जैसे ग्रेचुटी पे कर दी, लीव इनकैशमेंट देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, वीआरएस है या कोई भी और डेफर्ड एम्प्लॉय कॉस्ट है और कोई भी फ्यूचर के बेनिफिट्स है वो भी सारे आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। बेनिफिट्स हम किस तरीके के दे सकते हैं? पेड हॉलीडेज दे सकते हैं हम अपने एम्प्लॉयज को। इन जनरल जो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपने देखा होगा, अगर आप भी कहीं जॉब कर रहे हो, और ये कॉमनली जो हर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देती है, आपके घर में आपके फादर जॉब कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी जॉब कर रहा है, तो या फिर आपने खुद ने भी कभी जॉब करी हुई है, तो जितने भी बेनिफिट्स आपने सुने होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह ने बताया, तो जितने भी बेनिफिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज को, सारे के सारे बेनिफिट्स जो है कैश में या काइंड में सब कुछ इंक्लूड होता है एम्प्लॉय कॉस्ट में। लीव विद पे, कोई भी एक्सीडेंट या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, वर्कमैन के कंपनसेशन के प्रोविजन, मेडिकल बेनिफिट्स आप दे रहे हो, फ्री में खाना देते हो या सब्सिडाइज रेट्स पे दे रहे हो, फ्री या सब्सिडाइज रेट्स पे हाउसिंग फैसिलिटी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बेनिफिट्स है एक तरीके के जो भी आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होगा। देन वी हैव हियर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। वही जो अभी मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयज कितने कितने तरीकों के हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। डेली रेटेड हो सकते हैं, पीस रेट पे हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं जिनको सैलरी देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकते हैं। यस, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं और वो आपके एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट भी बनते हैं। टेम्पररी हो सकते हैं या रेगुलर हो सकते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। ठीक, देन हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगी? अभी हमने एक तरीका तो देख ही लिया कि अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल है कॉस्ट सेंटर पे तो हम कैसे क्लासीफाई कर देंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, और अगर नहीं है स्पेसिफिकली ट्रेसेबल तो कैसे होगा, इनडायरेक्ट। अभी देखो, ये टेन्योर के बेसिस पे है और ये कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे है। कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे हम पहले ही कर चुके हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जिसको डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो ट्रेस। टेन्योर के बेसिस पे करंट एम्प्लॉय कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट आप अपने एम्प्लॉय पे खर्च कर रहे हो अभी, और फ्यूचर बेनिफिट कॉस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, वीआरएस, अदर बेनिफिट्स दैट आर रिलेटेड टू रिटायरमेंट, जितने भी वो सब खर्चे जो फ्यूचर में हमें देने हैं वो सारे हो गए आपके फ्यूचर बेनिफिट कॉस्ट। और जितने भी जैसे सैलरी है, कोई भी अलाउंसेस है, कोई भी बोनस है, आप पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसी भी चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो करंटली आप दे रहे हो तो वो हो गया आपका करंट एम्प्लॉय कॉस्ट। और जो फ्यूचर में दे रहे हो वो हो गया फ्यूचर एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, और डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक, देन ये एक हमारे पास एक ये टॉपिक है कि इन द केसेस ऑफ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स एम्प्लॉयज का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स आजकल आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन लगा रहे हैं, और फुल्ली ऑर्गेनाइजेशन मशीन्स जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है तो एक जो उस मशीन को ऑपरेट करता है उसकी सैलरी को आप क्या मानोगे और उसकी सैलरी को कैसे आप
अपने कॉस्ट स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करोगे किस हेड के अंदर, तो उसके लिए कि प्रोविजन है कि बात बताई गई है कि अगर आप उस मशीन के ऊपर खुद वर्क भी कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय कॉस्ट में आओगे, पर अगर आप नॉर्मली उसकी सर्विसिंग वगैरह में इंक्लूडेड हो, आप एक सर्विस मैन टाइप की सर्विसेज दे रहे हो, तो उसको फिर आप इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट मानोगे। ठीक, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, हर कॉस्ट का एलिमेंट अलग से हमें दिखाना पड़ेगा। बहुत ही क्लियर कट हमारी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जिसके अंदर प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर हो, अप टू द मार्क हो, एंड हमें हर चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। तो अगर आप उसके ऊपर प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, उस मशीन के ऊपर आप काम कर रहे हो, देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आप इंक्लूड करे जाओगे। एंड अगर इन केस आप सिर्फ उस मशीन के सेटअप के लिए या उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हो तो आप इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आओगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आप प्रोडक्ट, इफ यू आर टेंडिंग अ प्रोडक्टिव मशीन तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, पर अगर आप सिर्फ एक सेटअप कर रहे हो उसको या रिपेयर मैन हो तो फिर वो वाली कॉस्ट को आप क्लासिफाई कैसे करोगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। इसके ऊपर ये छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप किस तरीके से फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन के एम्प्लॉय की कॉस्ट को क्लासिफाई करोगे। तो डायरेक्ट आप तब करोगे व्हेन ही इज डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, पर इफ ही इज ओनली अ रिपेयर मैन और अ सेटअप मैन फॉर दैट मशीन देन इट विल बी एन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देन हमारे पास आता है कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट में बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और किस कॉस्ट को कहाँ इंक्लूड करेंगे। अभी भी जैसे हमने पढ़ा कि जितनी भी कॉस्ट हम अभी तक, जो भी चीज़ें हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, जितने भी बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो भी कुछ दे रहे हैं, वो सबके सब हम उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। कोई भी हम अगर फ्यूचर बेनिफिट की कॉस्ट दे रहे हैं जैसे कि ग्रेचुइटी है या वीआरएस है, तो उसको आप एमोटाइज करते हो जितने भी पीरियड में आपको लगता है कि उसका बेनिफिट है। जनरली हम उसको 5 ईयर्स में करते हैं एमोटाइज, और कोई भी पास्ट पीरियड की अगर कॉस्ट है तो वो हम इंक्लूड नहीं करते। पिछले साल के कोई एरियर वगैरह थे जो हमने इस साल पे किए तो हम उसको अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन सिमिलरली अगर कोई भी पास्ट पीरियड के कोई कोर्ट ऑर्डर की हमने कोई कॉस्ट वगैरह इंकर करी है वो नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज वगैरह जो है अपनी तरफ से दिए हैं तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देन जितने भी बोनस वगैरह है वो सारा का सारा हम एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट हमेशा मानते हैं। ठीक, कोई भी आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो लेकिन वो आपके एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। इस तरीके से थोड़े से प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, थोड़े से प्रोविजंस आपको बताया गया कि कहाँ पे किस तरीके से आप इंक्लूड करोगे, किस तरीके से नहीं करोगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट को आप असरटेन करोगे, ग्रॉस पे लोगे, हाँ, जिसके अंदर वही सारे अलाउंसेस, सारे बेनिफिट्स आप इंक्लूड करोगे। बोनस जो है हमेशा एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट रहेगा। कोई भी मैनेजीरियल पर्सन को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह को मिला के, तो वो सब आपके एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेंगे। बिकॉज वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तब उनको एम्प्लॉयज कंसिडर करते हैं तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा, पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का आप इंक्लूड नहीं करते। वो भी चीज कहीं लिखी, हाँ ये लिखी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो दिया है वो लेकिन पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, वो एडमिन ओवरहेड्स का पार्ट फॉर्म करेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट का नहीं करेगा। कोई भी सेपरेशन कॉस्ट है, वही वीआरएस वगैरह कुछ भी है तो आप उसको एमोटाइज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट, अपने बेनिफिट के पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसको एमोटाइज करोगे। जनरली अगर पीरियड नहीं दिया होता तो हम उसको 5 ईयर्स मान के 5 ईयर्स में एमोटाइज करते हैं। ठीक, देन एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा इम्प्यूटेड कॉस्ट। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे, कोई भी कॉस्ट होती है उसके अंदर इम्प्यूटेड कॉस्ट हम कभी भी नहीं लेते। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है? नोशनल कॉस्ट है जिसके अंदर की आपका कैश आउटफ्लो वगैरह नहीं होता है। आइडल टाइम की कॉस्ट को आप कैसे असरटेन करते हो? आइडल आवर्स लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो आइडल आवर्स को आरडी रेट से। ठीक है, जो भी आइडल कॉस्ट के लिए जो आइडल रेट है एम्प्लॉयज का उसको उससे मल्टीप्लाई करके आइडल टाइम निकालते हो। जब एम्प्लॉय कॉस्ट इज अकाउंटेड एज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कोई भी वेरिएंसेस अगर नॉर्मल रीजन की वजह से होते हैं तो उसको आप एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट ही फॉर्म करते हैं। अब नॉर्मल रीजन की वजह से अगर कोई वेरिएंस है तो आप उसको एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करोगे। ये हम हमेशा पढ़ते हैं, कोई भी सब्सिडी है, ग्रांट है, कोई भी इस तरीके की पेमेंट हमें रिसीव हुई है या रिसीव होगी उसको हम हमेशा अपनी कॉस्ट
कॉस्ट अटेन करने के लिए लेस करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट चेंज नहीं होते, इसीलिए कई जगह पे कई प्रिंसिपल्स आपको सेम मिलेंगे। जैसे एबनॉर्मल कॉस्ट किसी भी तरीके की कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करती, मटेरियल हो उसमें भी हमने प्रिंसिपल में पढ़ा है, यूटिलिटी है, लेबर है, कोई भी है, ये हमारे प्रिंसिपल है, बेसिक गाइडेंस है। तो एबनॉर्मल कॉस्ट है, फिर वो किसी भी कॉस्ट के अंदर एबनॉर्मेलिटी से इनकर करी गई हो वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगी। इम्प्यूटेड कॉस्ट है, वो किसी भी कॉस्ट का से रिलेटेड हो वो कभी भी पार्ट फॉर्म नहीं करेगी। कोई भी सब्सिडी ग्रांट वगैरह आपको रिसीव हुआ तो वो हमेशा ही आप लेस करोगे, क्योंकि भले वो आपको मटेरियल के लिए रिसीव हुआ या लेबर के लिए रिसीव हुआ, वो रिसीवेबल है। तो हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि वो रिसीवेबल है तो हमें नेट करना है, हमें अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट से उसको हटाना है, इसीलिए वो हमेशा ही हटेगा। कोई भी पेनल्टी है या किसी भी इस तरीके के कॉस्ट वगैरह इंकर हुई है, डैमेजेस, वो सब कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक, एबनॉर्मल कॉस्ट मटेरियल है, नहीं फॉर्म करेगी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट। ये देखो ये आ गया, पेनल्टी, डैमेज, कोई भी हमने दिया है वो भी पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। फ्री हाउसिंग, फ्री कन्वेंस और कोई भी इस तरीके के अगर आपने बेनिफिट्स दिए हैं तो आप उसको shall be determined at the total cost of resources consumed in providing such benefits। वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते टाइम जितना भी टोटल रिसोर्सेज की कॉस्ट कंज्यूम हुई है वो सब आप इंक्लूड करोगे। कोई भी रिकवरी अगर होती है एम्प्लॉयज से तो वो आप अपनी कॉस्ट में से रिड्यूस कर दोगे। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है तो हमें पता है कि वो चेंज जो है वो तभी हो सकता है जब नंबर 1 स्टैट्यूट में, लॉ में कहा गया हो, नंबर 2 आप जो न्यू प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जो न्यू आप कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह चेंज करके फॉलो कर रहे हो, इट लीड्स टू बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंट्स। आप ही के स्टेटमेंट्स की बेटर रिप्रेजेंटेशन हो रही है और बेटर वे में आप अपने प्रिंसिपल्स के और ज्यादा करीब जा रहे हैं, तभी आप कर सकते हैं और प्रॉपर डिस्क्लोजर उसका देते हैं। ठीक, देन हमारे पास है असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। वही अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल है तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में जाएगा, नहीं है तो इनडायरेक्ट में जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार क्या क्या है असाइनमेंट। अगर ट्रेसेबल है कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे तो उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आप ट्रेस कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंज्यूम्ड, कितना टाइम उसने लिया, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, या फिर कोई भी हम अपना एक बेस लेके अपनी कॉस्ट को उस पर एलोकेट कर देते हैं। कोई भी कॉस्ट को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है इस तरीके से कि वो सेपरेट कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज हो सकता है नहीं, तो मटीरियलिटी जरूर देखेंगे। अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है तो किस तरीके से आप करोगे ट्रेस, इनडायरेक्ट में तो जाएगा पर किस तरीके से करोगे, अपने कुछ बेसिस लेके, जैसे कि जॉब पे उसने कितने आवर्स लगाए, इस तरीके से अपने हिसाब से बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट लेके आप उसको पुट कर देंगे। एमोटाइज्ड सेपरेशन कॉस्ट जितनी भी है वीआरएस से रिलेटेड, टर्मिनेशन से रिलेटेड, उसको आप क्या मानोगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट मानोगे। ठीक है, उसको आप इनडायरेक्ट कॉस्ट मानोगे और कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आप असाइन कर दोगे। और जितना भी ये देखिए अनअमोटाइज्ड अमाउंट है रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये चीज मैंने अलग से भी लिखी हुई है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप भी होता है। आपकी सेपरेशन कॉस्ट एमोटाइज जो आप करते हो, अगर आपका वो बिजनेस ही बंद हो गया है, आपने फॉर एग्जांपल आपकी एमोटाइज सेपरेशन कॉस्ट है, आपने लेट्स से कि आपने बेनिफिट के बेसिस पे आपने उसको अपोर्शन किया है, बेनिफिट आपको मिल रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, लेट्स से कि चलो 5 ईयर्स का ही मिल रहा है, तो आपने 5 ईयर्स में उसको एमोटाइज करना है, तो हर साल आप अपने एम्प्लॉय कॉस्ट का डिवाइड बाय 5 करके अपना अमाउंट जो है वो लिख रहे हो। तो जितना भी अमाउंट एमोटाइज हो गया है उसको आप इनडायरेक्ट कॉस्ट मानोगे। और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 5 साल में आपने एमोटाइज करना था उसकी सेपरेशन कॉस्ट को, वीआरएस किया, किसी भी चीज की उसकी सेपरेशन कॉस्ट को आपको एमोटाइज करना था 5 ईयर्स में, 3rd ईयर में जाके आपका वो ऑपरेशन ही बंद हो गया, आपका वो बिजनेस ही बंद, आपका वो जिस ऑपरेशन में वो बंदा लगा था वो ऑपरेशन ही बंद हो गया आपका। तो अब आप क्या करोगे, जिस यूनिट में वो था वो यूनिट ही आपने बंद कर दिया। तो जितना भी अमाउंट आपको अनअमोटाइज रह गया 3 साल का, 2 साल का तो आपने कर दिया, उसके बाद आपका 3rd ईयर की बिगनिंग में आपका जो है वो यूनिटी बंद हो गई। तो जितना भी अनएमोटाइज अमाउंट है आपका उस सेपरेशन कॉस्ट से रिलेटेड, उसको फिर आप एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, ये थ्योरी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थ्योरी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो अनएमोटाइज अमाउंट का क्या करेंगे, या फिर प्रैक्टिकली भी ये आपके क्वेश्चन का भी पार्ट बन जाता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि कभी कभी हो भी सकता है कि आपको एक एडजस्टमेंट दे दो कि आपको एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और लिख दिया हो कि 6 लाख रुपीज जो है वो सेपरेशन कॉस्ट है,
अनअमोटाइज्ड ऑन द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो क्या वो 6 लाख को आप अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए लोगे? नहीं। जो अनअमोटाइज्ड अमाउंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, फिर वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और जितना अमोटाइज कर दिया है दैट इज ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय कॉस्ट। कोई भी आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, वो आपके ओवरहेड्स माने जाते हैं और उसी तरीके से आप उस पर काम करते हो। एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं होता आपके रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। कोई भी आपकी रिक्रूटमेंट आप करवा रहे हो, ट्रेनिंग करवा रहे हो, उसमें जो भी पैसा खर्च होता है आपका, वो आपके एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करता, वो आपके ओवरहेड्स का पार्ट फॉर्म करता है, तो वो आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड नहीं होगा। देन हमारे पास आता है ओवर टाइम प्रीमियम। जितना भी है उसको हम डायरेक्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रीट करके ओवरहेड्स मानेंगे। ठीक है, आइडल टाइम हम असाइन ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम का क्या मतलब है? ओवर टाइम करते हैं, नॉर्मल आवर्स से ज्यादा आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो आप नॉर्मल रेट से ज्यादा उनको उस एक्स्ट्रा प्रीमियम आवर्स में पे करते हो, वो होता है आपका ओवर टाइम प्रीमियम। जितना अमाउंट आप एक्स्ट्रा उनको पे करो फॉर एक्स्ट्रा वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आप ओवरहेड्स की तरह ही ट्रीट करते हो। देन आइडल टाइम कॉस्ट जो है उसको असाइन करोगे टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, या फिर उसको ट्रीट करोगे एज ओवरहेड्स, डिपेंड करोगे वो इकोनॉमिकली फीसिबल वे और क्या उसकी सर्कमस्टांसेस है। ठीक, ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन भी मैंने देखो आपको कुछ कुछ कॉस्ट की यहाँ पे दी हुई है, ये देखो कॉस्ट एंड देयर असाइनमेंट। सबसे पहले रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। अभी भी हमने पढ़ा कि वो कभी भी पार्ट फॉर्म नहीं करता, उसको हम हमेशा ओवरहेड्स की तरह ट्रीट करते हैं। जॉब से रिलेटेड या पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग कॉस्ट कैसी भी हो सकती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग की, कैंडिडेट को इवैल्यूएट करने की, इंटरव्यू की, प्लेसमेंट एजेंसी की कॉस्ट, ये सब के सब रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की कॉस्ट में आता है। इस सबको आप ओवरहेड मानोगे। देन ओवर टाइम प्रीमियम अभी बताया कि वही जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा आप पे करते हो। अब ये नॉर्मल सिचुएशन में पे कर रहे हो, एबनॉर्मल सिचुएशन में पे कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, ये भी हमेशा क्या है, ओवरहेड्स का पार्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, ये ओ एच ओवरहेड्स है। ठीक है, देन हमारा आइडल टाइम आता है। आइडल टाइम जितना टाइम खाली रहे हैं, अगर नॉर्मल सिचुएशन में खाली रहे हो, जैसे आप लंच के लिए चले गए, या फिर आपकी संडे टू संडे छुट्टी होती है, तो मशीन तो आपकी संडे भी खाली है, तो आपकी सैटरडे छुट्टी होती है या सैटरडे हाफ डे होता है, तो वो हाफ डे में भी खाली है। कोई आपकी पेड हॉलीडेज है उसमें भी खाली है, फेस्टिवल की छुट्टियां हैं उसमें भी आपकी मशीन खाली है, डेली में भी वो कोई बीच में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है उसके लिए भी वो खाली है। देन आपका अगर लंच है, लंच टाइम में भी वो खाली है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जब मशीन हमारी खाली है तो लेबर उस टाइम पे खाली है, तो क्या लेबर खाली है तो हम उसको एबनॉर्मल रीजन की वजह से, वो नहीं, वो नॉर्मल रीजन की वजह से खाली है, तो इसीलिए वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट ही फॉर्म करेगी। एबनॉर्मल सिचुएशन अगर है जिसकी वजह से खाली है, जैसे कि स्ट्राइक है या फिर जो भी हमने पहले पढ़ा था, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगी। देन सेपरेशन कॉस्ट रिलेटेड टू वीआरएस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये वहां पे भी लिखा था, सेम वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि एमोटाइज सेपरेशन कॉस्ट जो है उसको आप इनडायरेक्ट कॉस्ट मानोगे, और अनअमोटाइज सेपरेशन कॉस्ट फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस उसको आप, ये देखो, इट शैल बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट एंड विल नॉट बी एमोटाइज। बैलेंस पीरियड में आप उसको एमोटाइज नहीं करोगे, तीसरे साल आपकी वो यूनिटी बंद हो गई तो आप उसको पीएनएल अकाउंट में डाल दोगे, वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, इसीलिए उसको एमोटाइज नहीं करेंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, एमोटाइज नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे होता है हमारा स्टैंडर्ड खत्म। अब करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड लेट्स सी कि हमें कितना समझ में आया एंड कितनी बातें हम उसमें से रिटेन कर पाए हैं। ये देखिए, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये आपके स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। आपको बोला गया है कि आपको एम्प्लॉय कॉस्ट डिटरमाइन करनी है एज पर कैस 7। चलिए, ये आपको कुछ दिए हुए हैं एडजस्टमेंट्स, ये 9 एडजस्टमेंट्स हैं। अभी जो भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, उन असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़े, उनके हिसाब से देखते हैं कि क्या एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। ठीक, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे, टेबल फॉर्म में आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस दे दिए जाएंगे, बोलेंगे रेलिवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट कर दो या फिर कैश 7 के हिसाब से कैलकुलेट कर दो। वेजेस अलाउंसेस कर लेंगे इंक्लूड, बोनस करते हैं इंक्लूड, जो भी हम दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को सब इंक्लूड करते हैं, पीएफ कर लेंगे इंक्लूड। वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय, अब ये कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय हैं, क्या ये इंक्लूड होंगे? ये इंक्लूड नहीं होंगे। एम्प्लॉय वेलफेयर कर लेंगे इंक्लूड। एबनॉर्मल कॉस्ट है जी, स्ट्राइक हो गई, एबनॉर्मल कॉस्ट है, क्या एबनॉर्मल कॉस्ट पार्ट फॉर्म करती है? चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के कैश वन से हम बोल रहे हैं कि एबनॉर्मल कॉस्ट पार्ट फॉर्म नहीं करती, कोई भी कॉस्ट हो। वीआरएस पेमेंट फॉर क्लोजर ऑफ सेक्शन, आयरन सेक्शन ऑफ प्लांट। अच्छा जी, आयरन सेक्शन जो है एक प्लांट का वो बंद हो गया है, तो जो बंद हो गया है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो उसकी सेपरेशन कॉस्ट को क्या इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। एरियर सैलरी, पिछले साल की सैलरी है, क्या पास्ट ईयर को इंक्लूड करते हैं? नहीं करते, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। कॉम्पनसेशन पेड अगेंस्ट द पास्ट पीरियड अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट पास्ट पीरियड, क्या ये कोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी पेमेंट है पास्ट ईयर से रिलेटेड एम्प्लॉयज को, क्या ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करती है? नहीं करती, ये भी हमने अपने प्रिंसिपल्स में पढ़ा है, तो ये सारी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। जितनी भी करंट एम्प्लॉय को हम बेनिफिट दे रहे हैं, करंट एम्प्लॉयज के लिए जितनी भी कॉस्ट है वो सब कॉस्ट लेके हम उसको ऐड कर देंगे और अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट निकालेंगे। चलिए एक बार देखते हैं, ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये रहा। सैलरीज इंक्लूड हुई हुई है, वही पीएफ में कंट्रीब्यूशन हुआ हुआ है, एम्प्लॉय वेलफेयर हुआ हुआ है और बोनस हुआ हुआ है, तो टोटल आपकी कितनी आ गई एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर योर कैश 7, ये आ गई आपकी रुपीज लैक्स में है 980 लैक्स। इसमें जनरली हम पहले ऊपर कैलकुलेट करते हैं, देन नीचे लिखते हैं नोट्स में कि ये चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, लेकिन ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन में पहले ऊपर दे दिया कि ये इंक्लूड नहीं होगी, वन एंड द सेम थिंग। वीआरएस इंक्लूड नहीं होगा, एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा, एरियर सैलरी इंक्लूड नहीं होगी, कॉम्पनसेशन अगेंस्ट पास्ट पीरियड इंक्लूड नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्टर को जो हमने वेजेस दिए वो भी इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक, ये है आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन। इसके बाद आपके मॉड्यूल में और कोई भी क्वेश्चन कैश 7 से रिलेटेड नहीं दिया, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन और दिए कि चलिए हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है वहां से ले सकते हैं, डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स। सैलरी कॉस्ट, क्या अमाउंट डेबिट, क्या सैलरी कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं? जी करते हैं, सैलरी कॉस्ट ले लेंगे। ट्रेनिंग कॉस्ट, क्या ट्रेनिंग की कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं? अभी पढ़ा है हमने ट्रेनिंग की कॉस्ट, ट्रेनिंग की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। सिलेक्शन के एक्सपेंसेस, क्या एम्प्लॉय सिलेक्शन के एक्सपेंसेस हम करते हैं इंक्लूड? रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हम एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करता। परक्यूसेट एम्प्लॉयज को करते हैं इंक्लूड। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड करते हैं इंक्लूड, क्योंकि ये हम अपने एम्प्लॉयज को ही दे रहे हैं बेनिफिट। लीज रेंटल फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉय को हम प्रोवाइड कर रहे हैं अकोमोडेशन, तो उसका लीज रेंटल है, बिल्कुल ये हमारी कंपनी के लिए कॉस्ट है जो कि हम अपने एम्प्लॉयज के लिए खर्च कर रहे हैं। फेस्टिवल बोनस बिल्कुल करते हैं इंक्लूड, बोनस दिया है अपने एम्प्लॉयज को। अनएमोटाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ऑपरेशन बंद हो चुका है, उसकी अनएमोटाइज्ड कॉस्ट इतनी बच गई, क्या ये होगा इंक्लूड? नहीं, ये इंक्लूड नहीं होता। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है पीएफ में, क्या इंक्लूड होगा? जी हाँ बिल्कुल, हम पीएफ कंट्रीब्यूशन लेते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग पेनल्टीज रुपीज 35,000, इसमें से 35,000 पेनल्टी है, क्या पेनल्टी पार्ट फॉर्म करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट का? अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्या कोई भी पेनल्टी पार्ट फॉर्म करती है एम्प्लॉय कॉस्ट का? नहीं, तो ये पेनल्टी का अमाउंट हम इस 35,000 को इसमें से लेस कर देंगे और अपने पेनल्टीज को हटा देंगे। ठीक, देन वी हैव फ्री अकोमोडेशन टू ओन एम्प्लॉयज, ओन एम्प्लॉयज को हमने फ्री अकोमोडेशन दिया है। डेप्रिसिएशन, ये अकोमोडेशन के खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन, म्यूनिसिपल टैक्स और मेंटेनेंस, क्या ये सब इंक्लूड होगा? बाय वॉट एवर नेम कॉल, अभी जैसे अकोमोडेशन दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की और भी अगर हम बेनिफिट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को अंडर आर पॉलिसी देते हैं, हर चीज़ जो है वो इंक्लूड होती है, तो ये सब का सब इंक्लूड होगा। जो भी हम पे कर रहे हैं अपने करंट एम्प्लॉयज़ को, सबका सब पे होगा। पास्ट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होता, कोई भी हमारा सब्सिडी मिलती है वो लेस होती है। एरियर सैलरी वगैरह पास्ट पीरियड की इंक्लूड नहीं होती है, पास्ट पीरियड के लिए कोई कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह के लिए हम करते हैं वो सब इंक्लूड नहीं होता। क्रेडिट स्पेशल, सब्सिडी मिल गई गवर्नमेंट से, अरे वाह, अभी बात हुई थी, सब्सिडी मिल गई, क्या होगा? ये हम सब्सिडी मिल गई तो इसको हम
लेस कर देंगे अपने एम्प्लॉय कॉस्ट से। ये हमें रिकवर हुआ है, ये हमें मिली है सब्सिडी, ये पैसा हमारा कम लगा। रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ परक्यूसिट्स एक्सटेंडेड, ये जो परक्यूसिट ऊपर लिखे थे उसमें से इतना अमाउंट एम्प्लॉय से हम रिकवर कर सकते हैं। तो जो अमाउंट हम एम्प्लॉय से रिकवर कर सकते हैं इसका मतलब है कि वो तो हमारे लिए रिसिट है। तो क्या जो अमाउंट हमें मिल रहा है क्या वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा? वो तो बल्कि कम कर देगा। तो ये हम और उल्टा लेस कर देंगे, रिकवरेबल अमाउंट है। और ये देखिए ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जून 2015 का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखेंगे ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। राइट, ये इसके नीचे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। देन ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, ये देखिए ये आपके दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में दिसंबर 2018। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी एग्जाम के क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मैं अपनी रिवीजन वीडियोस में भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ। प्योरली नहीं उस चीज़ को मैं एज अ थ्योरी रहने देती, क्योंकि जब बच्चा पढ़ रहा है रिवाइज कर रहा है तो कुछ क्वेश्चन से उसका एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाए। इसीलिए मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड आपके कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का मिक्स करके नोट्स में डाल देती हूँ कि आपको थियोरेटिकली एंड जहाँ जहाँ पे प्रैक्टिकली नीड है वो सब चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। चलिए एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिए दिसंबर 2018 का है। चलिए एक बार पढ़ते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। What type of expenses are to be included in employee cost? Employee cost में कौन कौन से expenses आप include करोगे? हमें पता है हम हर तरीके के expenses include करते हैं, भले ही वो हमारे कैश में हो या काइंड में हो। कैश में हम पे करते हैं तो हमारी जितनी भी सैलरीज है, देन HRAs है, कोई भी हमारे अलाउंसेस है, देन उसके बाद हम किसी भी तरीके का अगर वो काइंड में पेमेंट कर रहे हैं तो काइंड की पेमेंट मतलब कि बेनिफिट्स वगैरह जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सारे के सारे हम इंक्लूड करते हैं। कोई भी फ्यूचर के बेनिफिट्स है वो भी हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ग्रेचुटी, कोई भी सेपरेशन कॉस्ट है, ग्रेचुटी है, VRS है, या फिर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF है, किसी भी तरीके का सेपरेशन कॉस्ट से रिलेटेड भी कोई भी कॉस्ट है आपकी, सारी की सारी इंक्लूड होती है। देन आप कोई भी बोनस दे रहे हो बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, हर चीज आप उसमें इंक्लूड करते हो। कोई भी अमाउंट अगर आपने वहां से रिकवर करना है एम्प्लॉय से तो वो पार्ट फॉर्म नहीं करता है। आपके हर टाइप के एम्प्लॉयज की सारी कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आती है। हर टाइप के एम्प्लॉय जैसे स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेम्पररी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो एम्प्लॉयज है, पर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय नहीं आते इसके अंदर। ठीक, सारे के सारे बेनिफिट्स जितने भी होते हैं वो सबके सब इसमें इंक्लूडेड है। बेनिफिट्स की पूरी लिस्ट दी हुई है, इनमें से जितने नाम आपको याद रहे बहुत अच्छी बात है। ठीक, बाकी आप फिर लिख सकते हैं एटसेट्रा बाय एनी अदर बेनिफिट्स बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक, देन एक ये क्वेश्चन है, ये भी आपके दिसंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 का ये क्वेश्चन है। और ये देखो 4+4 8 मार्क्स, ये मैंने यहीं से लिया है। ये आपके दिसंबर 2017 जो आपका जस्ट इससे पहले वाला सिलेबस था, सिलेबस 2016, उसी का है ये क्वेश्चन। 4+4 8 मार्क्स में आया है कैश 7, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट भी आपका कैश 7 से रिलेटेड ही है। चलिए एक बार पढ़ते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। देखो ये 8 मार्क्स का है। सेकेंड पार्ट एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर्म करना है, चलो पहले यही देख लेते हैं। सैलरीज, वेजेस एंड बोनस इंक्लूड करेंगे। पहले आप खुद से एक बार वीडियो पॉज करके ही करो ताकि आपको समझ में आए कि, और आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर गेन हो कि हाँ मैं तो एग्जाम का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं जो है सही ट्रैक पे हूँ एंड यस आई कैन डू इट। तो पहले वीडियो पॉज करें एंड खुद से एक बार ट्राई करें, अपना आंसर निकालें। एंड यस अब मैं फटाफट से अब आपको कराती हूँ, अब आप वीडियो प्ले कर लो एंड अपने आंसर से मेरा आंसर मैच करना एंड बिल्कुल ऑनेस्टली सब करना, सारे काम अपने। चलिए वेजेस, सैलरीज, अलाउंसेस इंक्लूड करते हैं, हाँ जी। वेज अवार्ड एरियर्स फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कोई एरियर हमने पे किया है तो पिछले साल का कुछ भी हमारा इस साल मतलब नहीं पार्ट फॉर्म करता एम्प्लॉय कॉस्ट का पास्ट ईयर का, तो ये नहीं लेंगे। कंट्रीब्यूशन टू PF एंड अदर फंड्स बिल्कुल ले लेंगे। एम्प्लॉय वेलफेयर है, हाँ जी, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड हम लेते हैं एम्प्लॉय के लिए जो भी हम बेनिफिट्स के लिए एक्सपेंसेस इंकर करते हैं। एबनॉर्मल आइडल लेबर कॉस्ट हो गई जी, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, एबनॉर्मल कॉस्ट हो गई स्ट्राइक की वजह से, ये इंक्लूड नहीं होती। वेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर ये भी इंक्लूड नहीं होता, नहीं तो देन वी हैव VRS पेमेंट फॉर एरियर्स, VRS पेमेंट एरियर्स के लिए है, ये हम इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन VRS जो है वो हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि, कहाँ गया, हाँ, VRS हम कभी भी ये नहीं मानेंगे
कि अनएमोटाइज्ड अमाउंट का है, हम ये नहीं इसमें मानेंगे। क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए कहीं लिखा ही नहीं है। तो आप अपने नोट डाल के आगे जरूर इसमें लिख देना, हर क्वेश्चन के बाद में एक नोट जरूर डालना, जो भी चीज आप इंक्लूड नहीं कर रहे उसके लिए नोट डलेगा। जैसे आपने ये यहाँ पे अरियर्स फॉर प्रीवियस ईयर, तो इसके लिए आप नोट्स में क्या लिखोगे कि अरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर जो है वो इंक्लूड हम नहीं करते, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करता। देन एबनॉर्मल कॉस्ट जो है वो आपका लेबर कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करती, वो लिखोगे। ये वेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये मेरा पेन जरा बहुत ज्यादा चल गया था तो कॉन्ट्रैक्टर लगा, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है तो ये इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हम भी इंप्लॉइज को जो है अपॉइंट कर रहे हैं। देन वी हैव वीआरएस पेमेंट फॉर द ईयर, ये तो हमने बोला ही था कि ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन ये जो वीआरएस पेमेंट है ना, इसमें आपने नोट में लिख देना कि हमने ये अज्यूम किया है कि ये वीआरएस पेमेंट जो है ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट नहीं है। ठीक, ये 3 नोट्स लिख देना। प्रीवियस ईयर में ये इंक्लूड नहीं होता, एबनॉर्मल कॉस्ट स्ट्राइक की जो है ये इंक्लूड नहीं होती, और वीआरएस को हमने ये अज्यूम किया है कि ये आपका अनएमोटाइज्ड अमाउंट फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है। ठीक, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है सेपरेशन कॉस्ट को कैसे ट्रीट करोगे और आइडल टाइम कॉस्ट कैसे ट्रीट करोगे। हमने देखा था सेपरेशन कॉस्ट में जितना भी हमारा अमोटाइज्ड अमाउंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनता है, और जितना भी हमारा अनअमोटाइज्ड अमाउंट है ऑन द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करता। आइडल टाइम कॉस्ट नॉर्मल रीजन की वजह से आइडल टाइम है, तो वो आपका बन जाएगा, ये देखिए, अनएमोटाइज अमाउंट जो है वो ट्रीट करोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट को। और आइडल टाइम अगर नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से है, कोई भी जैसे कि लंच टाइम है या फिर कोई भी हॉलीडेज वगैरह है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट का प्लेटफॉर्म करेगा। पर अगर कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन है, एबनॉर्मल रीजंस है, तो वो वाला फिर आइडल टाइम जो है एबनॉर्मल आइडल टाइम कहलाया जाएगा। एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है वो आपके एम्प्लॉय कॉस्ट का प्लेटफॉर्म नहीं करता है। And yes, with that, after practicing few questions and covering your module question as well, we are done with this CAS। ये CAS यहाँ पे होता है खत्म। आई होप कि आप सबको ये CAS बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल और कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट अरेंजमेंट में डिफरेंस को ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आपने रखा है तो मतलब कि आप ही उनको सैलरी दे रहे हो, आपने ही उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है अपने एम्प्लॉयज को, तो यस वो इनडायरेक्ट वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा, आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर ने अपने एम्प्लॉयज दिए हैं, तो फिर सैलरी वगैरह भी वही देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर से आपके अग्रीमेंट पे वो आए हैं, वहां से उसने भेजे हैं, तो फिर वो आपके एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। आई होप कि हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, मुझे मैसेज कर दीजिए। आपको ये नोट्स भी सारे के सारे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है व्हाट्सएप पे, उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। उसी के साथ साथ मैं आपको अपनी एक ग्रुप का लिंक भी शेयर करूंगी, जहाँ पे आप उसको उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कोर्स आपको टाइमली मिलती रहेगी। एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी वो लिंक शेयर कर सकते हैं कि वो भी ग्रुप ज्वाइन करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उनके साथ भी वीडियो का भी लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट वी कैन टुगेदर मेक अ वेरी बिग एंड अ वेरी हेल्दी कम्युनिटी, जहाँ पे हम सब एक दूसरे के किसी ना किसी लेवल पे अच्छे से हेल्प कर पाए, एंड टुगेदर वी कैन मेक वंडर्स, राइट? So all the very best to all of you. Keep studying, and I wish you all the very best for your exams. Bye bye.